बीएसएफ का रोल जो है बिल्कुल बॉर्डर्स को वहां पर सिक्योर करने का है। और ये क्या आपको लगता है कि ये जो इनपुट है, क्या ये बिल्कुल सीक्रेटली इसको अंजाम दिया गया होगा, या फिर सभी जितने चाहे पैरामिलिट्री कह लीजिए या तमाम जितने भी हमारे सुरक्षा बल के जितने भी कमांडर्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनको ये अंदेशा था कि कुछ इसी तरीके का होगा, या फिर सीनियर ऑफिशियल्स तक ही ये बात सीमित रह गई होगी? किस तरीके से आप देखते हैं इतने बड़े रिस्पॉन्स को जो भारत की तरफ से दिया गया, और अब जो मार वहां की तरफ से भी, वहां पर भी जो शेलिंग उनकी तरफ से की जा रही है, अब परेशानी का सबब तो वो भी बनेगा, लेकिन हमने वो करके दिखाया, अब इनको और भी जवाब, लगातार जवाब है वो देते रहेंगे। लेकिन आपका इनिशियल रिएक्शन क्या है? क्लियरली मैं बताना चाहता हूं शिवेंद्र जी कि ये जो अटैक किया गया 9 ट्रेनिंग कैंप पर, जहाजी ट्रेनिंग कैंप पे ऊपर, ये हमारा जो तीनों डिफेंस के चीफ थे और एनएसए थे और प्रधानमंत्री थे जी। उन्होंने ही उनको प्लानिंग किए थे, और ये इसको उन्हीं के साथ रखा गया। और जो ऑपरेशन में वहां पर थे, ऑपरेशन में लगे हुए थे एयरफोर्स और आर्मी और नेवी के, इसमें मैं बताना चाहता हूँ इंडियन नेवी भी इसमें इंक्लूडेड है जी। सिर्फ उन्हें पता था। लेकिन बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्स और डिफेंस जो ऊपर के बॉर्डर में तैनात थे उनको क्लियरली बता गया कि बॉर्डर को बिल्कुल सुरक्षित रखे, और ताकि इंश्योर करे कि कोई इंसिडेंट ना हो, कोई पेनिट्रेशन ना हो, या हमारे ऊपर कोई जगह पर अटैक ना हो। इसलिए बॉर्डर का डिफेंस, बॉर्डर का जो प्रोटेक्शन, इसको बहुत सजाग रखा गया था पहले से। तकरीबन जब से 22 तारीख के बाद बॉर्डर में हेवी डिप्लॉयमेंट किया गया था। मैं क्लियरली बताना चाहता हूं कि ये जो इंसिडेंट हुआ उसमें हमने तीनों जो चीफ है, जैश मोहम्मद का जो है मासूद अजहर का हेडक्वार्टर्स बहावलपुर, आप देख ले मुरिदके में हाफिज सईद लश्कर तोयबा का चीफ का जो हेडक्वार्टर है मुरिदके, और सलाउद्दीन हिजबुल मुजाहिद के जो चीफ है बिल्कुल वहां पर सियालकोट, ये तीनों को बर्बाद किया गया। बाकी तो 9 है टोटल, 5 पीओके में और 4 जो है पाकिस्तान के अंदर। मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ मुरिदके में आपका देखिए कसब का ट्रेनिंग भी वहीं हुआ था, और राणा भी और डेविड हार्डी, ये सब कोई ट्रेनिंग लिए थे मुरिदके में। और पंजाब में पहले बार अटैक हुआ था, पंजाब का मुरिदके और बहावलपुर, ये पहले बार अटैक हुआ, और इस तरीके से अटैक कभी किया नहीं गया था, और इसका श्रेय जाता है हमारे डिफेंस फोर्स को। और मैं अभी भी क्लियर बताना चाहता हूं कि कल रात को 2 बजे से जी पूरे एरिया में, हमारा नौशहरा हो, तंगधार हो, कुपवाड़ा हो, उरी हो, पुंछ हो, सब जगह आर्टिलरी फायरिंग चल रहा है पाकिस्तान साइड से, जिसमें आपको पता होगा एक जवान शहीद हुआ है। तकरीबन 15 हमारे जो सिविलियंस हैं वो भी शहीद हुए हैं, और तकरीबन 43 to 45% दे आर इंजर्ड ऑल्सो। लेकिन उसका कार्रवाई, उसका रिटालिएशन काफी हैवी हो रहा है, और हमें ये पता है अगर जनरल मुनीर ये सोचते हैं कि इसका कोई रेस्पॉन्स देंगे, ये रेस्पॉन्स अगर आएगा, इसका ही इंतजार हो रहा है। अब इनका रेस्पॉन्स देखना है। अगर वो रेस्पॉन्स करे, या तो उनका नेवी में, जो कि नेवल उनका सेफ इफेक्टिव हो चुका है, नेवल में वो कर नहीं सकते हैं, और अगर वो बाई एयर करेंगे, F-16 इतना ताकतवर नहीं हुआ है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है चाइना परमिट करेगा नहीं, और इनका आर्मी के साथ इतना समर्थ नहीं है जो कि आर्मी का कोई ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं, एक तो मिसाइल का कर सकते हैं, मिसाइल के थ्रू में कर सकते हैं, या छोटे छोटे एरिया में अटैक कर सकते हैं, और जिसके लिए भी हमारा फोर्स बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल मिश्रा साहब, और जैसे आपने बोला कि ये छोटे छोटे हमले ही कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये याद है जिस तरीके से एक बार ब्रह्मोस को जो मिसफायर कर दिया गया था, माथुर साहब भी हमारे साथ, श्रीवास्तव साहब भी हमारे साथ हैं, लेकिन श्रीवास्तव जी पहले मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू में समझ लेता हूं माथुर साहब से। इनकी संसद में एक नेता बोलते हैं कि देखिए थोड़ा सा खुदा से डरिए, वो तमाम चीज़ें खौफ खाइए, वो हर जगह एक तरीके से इनके आपस में तो तालमेल है नहीं, विपक्ष इनकी ऐसी तैसी कर ही रहा था। वो कह रहे कि इंडिया जो करेगा वो करेगा मिसाइल अटैक, इनके पास है ब्रह्मोस, इनके पास है कि भाई ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें, उससे हमला होगा, 400-450 किलोमीटर उसकी रेंज होती है। कुछ ऐसा लग रहा था कि वो फ्यूचर टेलिंग कर रहा था, फॉर्च्यून टेलिंग होती है ना कि भाई कल को क्या होने वाला है, उसने सारी बातें वो बताई।
और सारे राज उसने खोले कि भाई कैसे भारत अटैक करेगा। लेकिन ब्रह्मोस जब मिसाइल फायर की थी उसी दिन पता लग गया था कि वो अपने टारगेट तक पहुंची, उसने वो काम करा। हालांकि वो कोई हमने पर्पसली नहीं किया था या चाहिए मिसफायर है, लेकिन उनके जितने भी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं, एयर डिफेंस की पोल तो उसी दिन खुल गई थी। माथुर साहब, ये उनका एयर डिफेंस के नाम पर उनके पास कुछ है या नहीं है, या फिर जैसा किया जाता है जैम कर दिया गया? शिवम, देखिए, पहले तो मैं एक आपसे थोड़ी सी छूट लेना चाहता हूं जी आपने अभी अभी सोफिया के फादर से का इंटरव्यू दिखाया। जी। सोफिया मेरी भी मुंह बोली बेटी है। अरे वाह वाह। तो आज सोफिया के दोनों पिताओं से आपकी बातचीत हो गई है बहुत तो इस अच्छा। बारे में, और मुझे भी बहुत घमंड है। हाँ। और जैसे ही उसकी ब्रीफिंग खत्म हुई थी तो मैंने उससे बात करी थी। जी। वो बहुत बहुत काबिल अधिकारी है। बिल्कुल बिल्कुल, अब बहुत शानदार, जो बहुत जहां तक सवाल एडी का है, आप देखिए क्या होता है कि जो एडी की ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास एडी की कमी है। एयर डिफेंस उनके पास काफी अच्छा है। लेकिन हमने ये जो बातचीत चल रही थी पिछले कई दिनों से कि भाई कब कब कब, ये जो कब होता है, ये पूरे जो 15 दिन हैं, इन 15 दिन को हमने एटमॉस्फेयर को, जो एनवायरनमेंट को जो शेप करने में उन दिनों का इस्तेमाल किया था। बिल्कुल। अब उसका मैं वजह बताता हूं। देखिए क्या होता है कि जब बैटल की बात करते हैं तो एक बैटलफील्ड की शेपिंग होती है, और जब बहुत बड़ी जो पूरा नेशनल एफर्ट की बात होती है तो एनवायरनमेंट की शेपिंग होती है। उसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री अपना अलग काम कर रही है, सब अपना अपना अलग काम कर रहे जी। हैं। और ये जो ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स था वो अलग काम कर रहा था, और उस रिस्पॉन्स के चलते उनको हमने एक बहुत अच्छी तरीके से कॉर्नर कर लिया था पूरी तरह से। पहली बात। दूसरी बात क्या होता है कि डिसेप्शन एक सबसे बड़ी चीज होती है, और उस डिसेप्शन से आपका एडी कितना भी इफेक्टिव हो, लेकिन अगर वो उस टाइम पर आप पूरी तरह उनको सरप्राइज कर पाएंगे, जो कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम पे भी किया और बालाकोट के टाइम पे भी किया, और इस बार भी हम करने में सफल रहे। उसको किस प्रकार से हमने पूरी तरह से उनको सरप्राइज कर दिया था। हमने देखिए कई सारे एक्शंस दिए। उसके बाद एक बात बताता हूं शिवम, गिव मी 1 मिनट मोर, कि हमने मॉक ड्रिल रखी 7 तारीख को, और उसके बाद एक एयर जो एक्सरसाइज रखी जिसको बताना पड़ा था, और नोटैम जारी किया, और एयर की एक्सरसाइज करी। बताना पड़ता है कि अगर आप बॉर्डर के नजदीक हवाई जहाज से फाइटर से एयरक्राफ्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको पाकिस्तान को बताना पड़ता है। तो वो बताया कि वो भी 7 तारीख को होगी। तो उनको कहीं ना कहीं ये कन्विंस कर दिया गया हमारे द्वारा कि जो अगर हमला है मॉक ड्रिल के तो बाद ही होगा, और ये एक्सरसाइज हो रही है एक्सरसाइज के भी बाद ही होगा अगर होगा तो। और उसके अलावा उनकी जो ताबूतों में कीलें ठोकी हैं, जो आपके चैनलों पर आकर के लोग बैठे हैं, और उन्होंने उनकी अपनी आर्मी को ऐसा बना दिया कि बिल्कुल खुदा के बराबर है उनकी आर्मी। तो उनको ऐसा लगा कि यार हमारा तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो ये ओवरऑल एफर्ट जो था पूरी तरह से सरप्राइज को हासिल करने का, उसकी वजह से उनकी लेकिन माथुर साहब, एडी का तो और डिटेल में आपसे लूं, लेकिन मुझे पता नहीं, कल से बहुत अच्छी एक गट फीलिंग आ रही थी। कल मैं मेरे साथ सहयोगी भी मेरे थे, न्यूज़ रूम से लाइव जुड़े हुए थे। मैंने कहा, विवेक के मेरे साथ थे, मैंने उनको बोला, विवेक मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए नोटैम भी जारी है और साथ ही साथ फ्लाइट्स भी सस्पेंड हैं, और आप ये भी देखिए कि भाई ये मॉक ड्रिल भी करवा रहे हैं और सीसीएस की बैठक भी हो रही है। ये सब कुछ एक साथ, बहुत कुछ ज्यादा एक साथ हो रहा है। मुझे लग रहा है कल को कहीं हमला तो नहीं कर दिया जाएगा। हालांकि कोई इसको मुझे ऐसा डाउट हो रहा था। और मैं जब अचानक से, जब रात का समय था, हालांकि लोग सो रहे थे, मैं नाइट शिफ्ट लेट शिफ्ट करके अपना मैं जब गया तो जो हमले की तस्वीर जब मैंने देखी, जब खबरें आना चालू हुई तो मैं तो चौंक गया। मैंने कहा ये शायद छोटा अटैक हुआ। जब मैग्नेनिमिटी पता लगी तो मैंने कहा देखिए, क्योंकि इतने लंबे वक्त से मैं भी इस बीट को कवर करता आया हूं, तो थोड़ा सा हमें भी बिल्कुल शिवम आप लोगों का, और वही मैं कह रहा था, जो शेप ऑफ द एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे हैं उसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए मैंने खास तौर पे पाकिस्तानी मीडिया के लोगों की बात करी, और आप लोगों का जो रोल रहा है वो बहुत बहुत ही शानदार रोल रहा है। और जिस प्रकार से आप ओपिनियन मेकर्स हैं, आप उनको किस प्रकार से हम अपने चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं, अपने एक्शंस को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो जो पूरा एनवायरनमेंट की
क्लिपिंग हुई है। माथुर उसमें साहब, आप एक मजे की बात बताता हूं। कल एक पाकिस्तानी गेस्ट, कल की बात है परसों, हाँ, एक पाकिस्तानी गेस्ट बैठा था मेरे साथ। वो कह रहा था कि देखिए बड़े, वो तो एक तो एक्साइटमेंट, ओवर एक्साइटमेंट थी, हंस हंस के कूद कूद के, कि भाई कह रहा है देखिए आईपीएल चल रहा है तो अभी तो हमला करेंगे नहीं, हमारे यहाँ पर पीएसएल चल रहा है, हमारा भी जो चल रहा है क्रिकेट लीग चल रहा है, आपका भी चल रहा है, तो देखो मोदी जी जो है वो तो कराएंगे नहीं। तो हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जो थे राठौर साहब थे, उन्होंने ये सीधा सीधा बोला कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उससे हमारा कितना इनकम हो रही है नहीं हो रही, आपकी तरह हमारा यहाँ पर लेना देना नहीं है। और ये मतलब ये इनको वाकई यकीन नहीं था कि हमला होगा। ये बात मुझे समझ में आ रही है। और एक बात बताता हूं, देखिए पूरा ओवरऑल देखिए जिस प्रकार से आपके प्रधानमंत्री की एक्टिविटीज रही हैं, उन्होंने सिंधु समझौता को अबेंस में डाला, और उसके 2 दिन बाद बिहार में जाकर के उन्होंने राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कर दिया। उसके 1 दिन बाद केरल में जाकर के मतलब तमाम जो नॉर्मल एक्टिविटीज इस प्रकार से चल रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य में, क्रियाकलापों में, कि उनको किसी को लग ही नहीं सकता था कि ये देश जिसका प्रधानमंत्री यहाँ इनॉग्रेशन कर रहा है, वहां इनॉग्रेशन कर रहा है, यहाँ फीता काट रहा है, यहाँ भाषण दे रहा है, वो कोई लड़ाई लड़ सकता है। तो ये तमाम चीजें जो होती है ना, ये पूरी यू हैव टू प्ले ऑन द माइंड ऑफ द एनिमी। अगर आप एनिमी कमांडर के माइंड को घात दे सकते हो तो फिर वो कभी नहीं जीत सकता, और वही किया। और इसी वजह से 25 मिनट तब तक उनके लोगों की आंखें खुली हैं, जब तक उनका एडी कहीं तैयार होने की कोशिश कर रहा है, जब तक उनके एयर डिफेंस एयरक्राफ्ट एयरबोर्न हो रहे हैं, तब तक तो हम अपना काम खत्म करके वापस हो गए थे। बिल्कुल 25 मिनट तक सोचिए किसी देश में बमबारी करना, और कितना कितना बड़ा अचीवमेंट है। मिश्रा साहब भी समझ रहे होंगे इस बात को। एक और बात बताना चाहूंगा कि बमबारी जो हुई है, ये पहले भी मैंने विवेक को भी बताया था, ये क्या था कि देखिए बहावलपुर जो है वो उनकी 31 कोर का हेडक्वार्टर है। उसके अलावा बहावलपुर एक बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है, और वहां बहुत बड़ा कैंट है। उतने बड़े कैंट से सिर्फ 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पर ये इनका अपने श्रीमान जी का मौलाना मसूद अजहर का जो ताम झाम था वो है, वहां पर हमला करना। दूसरी बात मैंने ये बताया कि आप देखिए मुरीद के वो लाहौर से मात्र 40 किलोमीटर दूर है, 35-40 किलोमीटर दूर है, वहां हमला करना, वो भी तब जबकि चकरगढ़ बल्ज में उनकी 2 डिवीजन लगातार पिछले 6 दिनों से एक्सरसाइज कर रही हैं। इसका मतलब वहां पर उनका एडी, कम्युनिकेशन, जैमिंग, ये वो सब कुछ एक्टिव रहा होगा उस समय। ऐसे समय पर इन 2 जगहों पर हमला करना और उसके बाद बिना डिटेक्ट हुए इतना नुकसान करके, अब कोई पूछ नहीं सकता कि भाई आप मुझे प्रमाण दे दो, आपको प्रमाण वहीं से आ गया। अब तो वहां बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। अब तो कोई सबूत नहीं मांगेगा, पहले भी जो सबूत मांग रहे थे। और एक मजे की बात ये मार के चले गए या ये पत्ते उड़ा के चले गए। हाँ, और मजे की बात ये, कांग्रेस के एक नेता थे, उनकी तरफ से वो राफेल को नींबू मिर्ची लटका के उड़ा रहे थे। अब उनका रिएक्शन बहुत जरूरी होगा कि भाई वो क्या कहते हैं। हाँ ठीक है, रिएक्शन भी जरूरी होगा, और उसी राफेल से हमने वहां पर उनको बिल्कुल मारा गया। एक बड़ी अचीवमेंट संजीव श्रीवास्तव जी, एक बड़ी अचीवमेंट के रूप में इसको देखा जा रहा है। और आतंक के, मैंने ये पहले भी कहा था, देखिए हमारा तो बार बार मैं क्रेडिट नहीं लेना चाह रहा, लेकिन ये हम कह रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन था कल का, उस टॉपिक ऑफ डिस्कशन ही ये था कि भाई ये कोई मॉक ड्रिल का सायरन नहीं है, ये युद्ध का सायरन है। ये देखिए एक सरकार की स्मार्टनेस समझिए। अगर वहां से कोई बड़ा रिस्पांस आ भी जाता तो हम मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि हमारा मॉक ड्रिल होगा, वो तमाम चीजें, तो एकदम उसको टाइमलाइन को बिल्कुल सेट किया गया। लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी, हमें जो हमारे जो आप HVT कह लीजिए, हाई वैल्यू टारगेट्स जो हमारे थे, हमने उनको भी यहां पर निशाना बनाया, चाहे पार्लियामेंट, चाहे 26/11, वो सारे अटैक्स को लेकर ये बहुत बड़ा मौके के रूप में हमारे पास था, और इसको हमने काफी हद तक अचीव किया। वो दर्द मसूद अजहर के चेहरे पर, वो दिल में जो वो होता है ना कि परिवार खोते हो तो क्या लगता है, जब रोना निकलता है, और आप जब किडनैपिंग्स करते हो, हाईजैकिंग्स करते हो, आप आम लोगों को मरवाते हो और फिर उसको मजहब का नाम दे देते हो, कलमा पढ़वाते हो, तो वही तो कह दिया फिर राजनाथ सिंह ने कि भाई हम तो हनुमान जी का नाम लेके निकल गए, जय श्री राम, और मारा बम वहां पर। जी बिल्कुल शिवम जी, हमारा जो रिस्पॉन्स रहा, और ये कॉम्प्रहेंसिव काउंटर टेररिज्म रिस्पॉन्स है, और इस रिस्पॉन्स को हमने अगले दिन से ही 22 अप्रैल के बाद से ही लेना शुरू कर दिया था। और जो बड़े डिसीजंस लिए गए, सिंधु जल समझौते का जो स्थगन है, वो भी एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्स था। और उसकी चोट है, उसका जो दर्द है, वो पाकिस्तान को
आने वाले समय में और अधिक पता चलेगा। और जाहिर है कि इसके अलावा जो अन्य स्टेप्स लिए गए, चाहे वो आयात पर प्रतिबंध लगाने का हो, डिजिटल स्ट्राइक हो, डिप्लोमेट्स को, डिफेंस अटैचेस को बाहर करने का, नागरिकों को, पाकिस्तानी नागरिकों को बाहर करने का, सभी जो निर्णय थे वो एक स्ट्राइक ओवर स्ट्राइक जिसको कहते हैं वो हमने की। और उसमें जो मिलिट्री स्ट्राइक का जो ऑप्शन है वो सबसे महत्वपूर्ण था, जिसको कि हमने शानदार तरीके से हमारी सेनाओं ने इसे करके दिखाया है। और ये पूरे भारत के लिए बेहद गर्व का दिन है। हमारा सीना चौड़ा हो गया है और जाहिर है कि भारत का जो एक आतंकवाद के मुद्दे पर जो भारत का जो इस मुद्दे पर भी, इस इश्यू पर भी जो भारत का नेतृत्व है वो पूरे विश्व के सामने और अधिक गहरा हो गया है। आतंकवाद के संदर्भ में भारत ने ये कार्रवाई करके पूरे न सिर्फ पाकिस्तान को, न सिर्फ वहां के बैठे हुए आतंकी आकाओं को और उसके पीछे की सेना को, वहां की आर्मी और आईएसआई को मैसेज दिया है, चेतावनी दी है और एक डिटरेंस पैदा किया है। उनके दिलो दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए कि इस तरीके की पहलगाम की आतंकी हमले की साजिश अगर उन्होंने किसी तरीके का अगर इस तरह का विचार लाया तो इसके जो हश्र हैं वो इसी तरीके के सामने आएंगे। और जैसा कि हम आपके चैनल पर पहले ही डिस्कस करते रहे अब शिवम जी हमेशा से कि जो आज का भारत है, नया भारत है, ये आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलता है। आतंकवाद को ये नया भारत बर्दाश्त नहीं करता है और आतंकवाद के संदर्भ में कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर कार्रवाई करके दिखाता है। और इस बात को हमने एक बार फिर से साबित किया है। पहले भी 2 स्ट्राइक हमने, जैसे कि हम डिस्कस करते थे, मुझे याद है कि 2 स्ट्राइक्स हम पहले भी कर चुके हैं और तीसरे स्ट्राइक्स के सारे ऑप्शंस ऑन द टेबल हैं, ये शब्द हम इस्तेमाल किया करते थे और वही बिल्कुल हुआ है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के सामने हमारी सेनाओं ने सारे ऑप्शंस रखे और जाहिर है कि उन्होंने एक ऑप्शन चुना और एक गो अहेड का ऑर्डर दिया और उसके बाद ये स्ट्राइक कंडक्ट की गई और एक बेहद शानदार पराक्रम हमारी सेनाओं ने दिखाया है। सभी बहुत बधाई के पात्र हैं। हमारे प्रधानमंत्री उसके लिए सबसे बड़े बधाई के पात्र हैं। देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सेनाओं के पास हमारे मेजर जनरल माथुर सर बैठे हैं, एडीजी साहब बैठे हुए हैं। हमारी सेनाओं के पास ये जो क्षमता थी हमेशा से मौजूद थी। उनके पास संकल्प भी हमेशा से मौजूद था। अगर कहीं कोई कमी थी तो वो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, और वो जो कमी है पॉलिटिकल विल की कमी थी। और अल्टीमेट जो डिसीजन है किसी भी डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल लीडरशिप ही लेती है। और हमारी सेनाओं का और हमारी जो राष्ट्र का, देखिए कितना गहरा यहाँ के इंस्टीट्यूशंस हैं कि सेनाएं राजनीतिक नेतृत्व जो भी कहता है उसे फॉलो करती है, पूरी तरह से फॉलो करती है। और 26/11 के समय में का राजनीतिक नेतृत्व जिसने जो कुछ कहा उससे उस समय की सेनाओं ने फॉलो किया। और आज के राजनीतिक नेतृत्व ने भी कहा कि आपको पूरी छूट है और आप कार्रवाई करके दिखाइए और हम आपके साथ खड़े हैं और आप गो अहेड कीजिए और ये करके दिखाया है। तो ये भारत की जो ताकत है, भारत की जो शक्ति है, जो भारत का सामर्थ्य है, भारत के जो पराक्रम है, वो अब दुनिया के सामने आ गया है। और ये मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर गया है पाकिस्तान के इन आतंकी आकाओं को और आतंक के स्पॉन्सर्स और सपोर्टर्स को कि अब किसी भारत के ऊपर ऐसे हमले बर्दाश्त नहीं लेकिन ये कितना बड़ा अटैक था संजीव जी, ये कितना बड़ा अटैक था अगर ये आकाओं को निशाना बनाया गया। और ये देखिए एक इनकी चालाकी देखिए, एक तो सिविलियन एरिया के पास ही अपने लोगों को बिठा देते हैं, फिर उसको मदरसा कह देते हैं, फिर उसको ये मस्जिद बता देते हैं, फिर कह देते हैं कि भाई मस्जिद शहीद हो गई, वो तमाम बातें और काम गलत। एक मौलाना, चाहे उसका नाम मौलाना मसूद अजहर हो, लेकिन ये मौलाना कहलाने लायक तो है नहीं, ये कोई मजहब का नुमाइंदा इस तरीके का तो नहीं होता जो किडनैपिंग्स करवाएगा, आतंकी संगठनों को वहां करेगा, ट्रेनिंग्स वहां पर होती थी। ये तो संजीव जी बहुत खतरनाक स्थिति थी वहां पर पाकिस्तान में और बड़े खुले से चल रहा था, जैसे कि भाई ड्रग माफिया का एकदम अनुमति दे, वैसे ही आतंकवाद उसी श्रेणी में आता है। देखिए, आतंकवाद के संदर्भ में हम स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि ये एक शैतानी सोच है, एक आसुरी सोच है, एक ऐसी सोच जो कि घृणा, नफरत, हिंसा, वैमनस्य की जमीन पर पनपती है। और ये जो आतंकी है, इनकी जो विचारधारा है वो धर्मों को आपस में लड़ाने की विचारधारा है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की विचारधारा है। और ये जो पहलगाम में इन्होंने जो आतंकी हमला किया, ये उसी तरीके की क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को, धर्मों को आपस में लड़ा करके भारत में हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के बीच में तनाव और टकराव को बढ़ा करके वहां पर वो अपने आतंकी जो फसल है उसको उगाना चाहते थे, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा करना चाहते थे। और जैसा कि हम इसको डिस्कस करते रहे हैं कि ये हमला उसी तरीके का है जैसा कि हमास ने इजराइल के ऊपर किया था। और हमास का जो लक्ष्य था वो इजराइल को अरब राष्ट्रों के साथ उनकी जो बातचीत चल रही थी, ज्यूज और मुस्लिम्स की, अब्राहम एकॉर्ड्स के साइन हो जाने के बाद
क्रिश्चियन, जूज और मुस्लिम के बीच में जो एक डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन चल रहा था, बिल्कुल। जिसको कि हम नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कह रहे थे, जिसको कि हम पीस प्रोसेस कह रहे थे, जिसको कि हम रीजनल इंटीग्रेशन प्रोसेस कह रहे थे, इसको ये तोड़ना चाहते। आईमेक को, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को तोड़ना चाहते। तो ये जो साजिशें हैं, ये जाहिर है कि शैतानी सोच है, आसुरी सोच है, और इसका मुकाबला काइनेटिक एक्शन के माध्यम से तो किया ही जाना चाहिए। साथ ही साथ इसके लिए मैं अवश्य ये कहना चाहूंगा, और मुझे बहुत गर्व है इस बात को कहने में, कि आज भारत के मुस्लिम और हिंदू संप्रदायों ने, सभी भारत के लोगों ने जिस एकता का परिचय दिया है, जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा में जिस तरीके के रेजोल्यूशंस रखे गए, लोगों ने अपने विचार रखे, जम्मू एंड कश्मीर की मस्जिदों में नमाज के दौरान 2 मिनट का मौन रखा गया, कैंडल मार्च निकाला गया, जो कि अनप्रेसिडेंटेड जम्मू एंड कश्मीर में रहा। ये सारा, और भारत के सभी हिंदू नेताओं ने, मुस्लिम नेताओं ने अक्रॉस द पार्टी लाइन जाकर के जिस तरीके की यूनिटी और सपोर्ट दिखाया है। ये संजीव जी, ये ना, ये जिस तरीके से कहा जाता है ना, ये मैं कहता हूं एक विचारधारा की लड़ाई भी है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के साथ साथ ये एक विचारधारा की लड़ाई है, जिसको हमें समझना है कि जो आम मुसलमान है, क्या वो किसी मुल्ला, मौलवी, इमाम उसकी बातों में आ जाएगा, जो कि एक ऐसी मानसिकता से ग्रसित व्यक्ति हो जैसे मौलाना मसूद अजहर, इस तरीके के लोगों से उनके घेरे में आ जाएगा, उनकी बातों में आ जाएगा, तो वो फंस जाएगा। अगर वो मुख्य धारा को समझे और समझे कि सरकार उनका क्या कितना मदद करना चाहती, तो उन आतंकवादियों ने हिंदुओं को तो मजहब पूछ के मारा भी, लेकिन एक मुसलमान को भी जिस तरीके से मारा, आज उसका पिता भी खुश है, वो भी कह रहा है कि बहुत अच्छा हुआ। मैं सरकार की सराहना करता हूं कि जिस तरीके से मारा वहां पर गया, और ये भारत का एक फैब्रिक है जिसको बर्बाद नहीं कर सकते। और ये गुलदस्ता है, एक गुलदस्ता है। हाँ संजीव जी, हाँ बोलिए बोलिए। ये गुलदस्ता, एक बात मैं और कहना चाहूँ, ये जो रिस्पांस है, ये जो गुलदस्ता है, जो भारत का फैब्रिक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, जो ये भारत ने एक बहुत ही शानदार तरीके से अपना पूरा अपना चरित्र भारत रखा है, और इन आतंकियों को एक करारा जवाब दिया है, करारा तमाचा मारा है। जाहिर है कि उन आतंकियों को उनके जो मंसूबे थे वो पूरी तरह से नाकाम हुए हैं। इन आतंकियों के ऊपर, इस तरीके की शैतानी सोच के ऊपर 2 तरीके से प्रहार करने की आवश्यकता है। ठीक एक्शन तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये जो आतंकी हैं, ये जो शैतानी आसुरी सोच रखने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, वो ताकत की भाषा ही समझते हैं, उनके साथ काइनेटिक एक्शन तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ जो इस तरीके का जो एक डायलॉग और आपस में एक एकता, सौहार्द, आपस की जो अंडरस्टैंडिंग, उसको भी लगातार बढ़ाते रहने की आवश्यकता है, ताकि इनकी जो हिंसा, घृणा, वैमनस्य की जो जमीन ये तैयार करने की कोशिश करते हैं, उसको भी न पनपने दिया जाए। और वो भी आज इस भारत ने करके दिखाया है। और इसी वजह से मैं कहता हूं कि मुझे बहुत गर्व है कि भारत ने इस पूरी घटना को जैसे रिस्पॉन्ड किया है, और जिस तरीके की एकता दिखाई है, जिस तरीके का सांप्रदायिक सौहार्द दिखाया है, वो जाहिर है कि उससे भी हमारा जो गर्व है और ऊंचा हो गया है, हमारा मस्तक और हमारा सीना और चौड़ा हो गया है। तो ये बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव रिस्पांस हमने किया है, सरकार ने तो किया ही है, उसमें प्रत्येक नागरिक ने भी अपनी भूमिका निभाई है। मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। बिल्कुल, और ये कैलकुलेटेड रिस्पांस है। मैं कह रहा हूं कि माथुर साहब, अनुज माथुर जी, आप मेरे साहब, ये जनरल साहब, आप ये देखिए कि लोग सोच रहे थे कि भारत क्या करेगा, और उस दौर में जिस तरीके का गुस्सा, चाहे आप होम मिनिस्टर के चेहरे पर देख लीजिए, जो गंभीरता, वो जब आए कुछ बोला नहीं, उनके द्वारा कुछ नहीं बोला उन्होंने, पीएम उतरे प्लेन से, सीधा एयरपोर्ट पर मीटिंग की गई, वो समझ गए थे, हर कोई समझ गया था कि ये बहुत बड़ा एक तरीके से दिल तोड़ा है, मतलब दिल तक ही हमला हुआ है कि भाई हमले होते हैं, आतंकवादी हमले करते हैं, लेकिन ये जिस लेवल का घटियापन था, ये निश्चितम एकदम नीचे वाले स्तर तक जाके जिस तरीके का ये हमला किया गया था इन पाकिस्तान से प्रायोजित आतंकवादियों के द्वारा, इसमें ये हो सकता था कि भारत का जो रिस्पॉन्स है वो क्विक इतना जल्दी आ जाता कि ये बहुत बड़े लेवल पर एक युद्ध हो जाता। लेकिन भारत ने थोड़ा यहाँ पर संयम बरता, संयम के साथ यहाँ पर काम लिया। उनको पता था कि इनको किस तरीके से जवाब देना है, और बाकी दुनिया चाहती है कि भारत जंग में चला जाए, फंस जाए पाकिस्तान, और पाकिस्तान का तो कुछ लेना देना है नहीं, उनको अपनी इकोनॉमी तो उनकी फौज से चलती है। भारत एंगेज हो जाए और भारत बर्बाद हो जाए। माथुर साहब, ये वॉर को भी समझना चाहिए ना दर्शकों को, कि भाई किस तरीके से वॉर की बात तो सब करते हैं, लेकिन उसका असर रूस यूक्रेन को देख लीजिए, रूस का क्या हाल है आज की डेट में। शिवम, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, और ये मैं बता रहा हूं कि जो लार्जर जो इसका जो पर्सपेक्टिव, अगर कैनवस को बड़ा करके हम देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि आज भी बहुत सारी शक्तियां, उसमें अमेरिका की डीप स्टेट है, और भी कई मुल्क हैं जो कि हमारी प्रगति से प्रसन्न नहीं है, और वो और चीन, ये तमाम मिलकर के भारत की प्रगति को पचा नहीं पा रहे हैं। यही वजह है
कि उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को की उम्मीद कर रहे थे कि भारतवर्ष किसी युद्ध में फंस जाए और उसकी जो प्रोग्रेस बहुत तेजी से हो रही है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है हम लोग, वो कहीं ना कहीं मार खा जाए। देखिए मैं आपको एक दो बातें और बताऊंगा, शुभम मेरे को समय देंगे तो प्लीज। उसकी मैं क्या होता है कि हम बात कर रहे हैं कि पूरा सब कुछ ठीक है, दो तीन चीजें हमें करने की जरूरत है। मैं ये कह रहा हूं कि 99.9% कश्मीरी जो है वो पाकिस्तान में जाना नहीं चाहता, और मैंने 18 साल कश्मीर में निकाले हैं, छोटा मोटा टाइम नहीं होता है, 18 साल में जनरेशन खत्म हो जाती है एक, और मैंने बहुत समय देखा है, हर प्रकार का समय वहां पर देखा है। अब जो वहां जो 99.9% आज की तारीख में भारतवर्ष के साथ है, तिरंगा हाथ में लेके चल रहा है, लेकिन जो 0.1% है, वो 0.1% भी रियल नंबर्स में इतनी बड़ी जनसंख्या का एक साइजेबल पॉपुलेशन है, जो कि आज भी वही पॉपुलेशन है जो कि टेररिस्ट का जो जो लोकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम बना हुआ है, और वो जो परसेंटेज है 1%, वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि वहां पर कुछ सॉफ्ट सेपरेटिस्ट टाइप ऑफ लीडर्स हैं जो कि अभी तक तो भारत भारत जिंदाबाद 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 करते रहेंगे, और उसके बाद कहीं मौका लगेगा तो उसको अपना एजेंडा आगे लगाने के, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो भारत से अलग होना चाहते हैं, अपना एजेंडा शुरू कर देंगे, तो वो ये इस प्रकार के लोगों को भी हमको वी विल हैव टू कीप देम अंडर वॉच। अभी जो परिस्थिति है वो कश्मीरियों को समझने की जरूरत है। आज जो पाकिस्तान की शेलिंग से मर रहा है वो कश्मीरी मुसलमान है। आज जो पाकिस्तान की शेलिंग से पुंछ में मर रहा है वो कश्मीरी है, वो गुज्जर मुसलमान है। तो जो भी है, अब ये उन लोगों को समझ में आना चाहिए कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है, उसका किसी के लिए उनका कोई लव लॉस्ट नहीं है कश्मीर के लिए। ये बात मैं कई दफा कह चुका हूं शिवम, एक बार फिर दोहराता हूं कि पाकिस्तान का रियल एजेंडा कश्मीर न है, न था, न होगा। पाकिस्तान का रियल एजेंडा है भारत को रिमूव इंडिया एज ए थ्रेट, और वो करने के लिए वो भारत को लहू लुहान करने का प्रयास करेंगे, वो चाहे खुद करें, चाहे बांग्लादेश से करवाएं, चाहे चीन से करवाएं, चाहे म्यांमार से करवाएं, चाहे नेपाल से करवाएं। बिल्कुल, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स जिस तरीके से कहा जाता है, वो 1000 ईयर वॉर एंड ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स उनकी स्टेटेड पॉलिसी है। ये आतंकवादी स्टेटमेंट है, और ये आतंकवाद उनकी स्टेटेड पॉलिसी है गवर्नमेंट की। हाँ, लेकिन एक बात मैं यहाँ पर समझना चाहता हूँ कि वॉर का अभी सिचुएशन क्या आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई वहाँ से हमने तो इनको बिल्कुल पिन पॉइंट स्ट्राइक उन पर किया, ये न्यूक्लियर करते रहे, लेकिन हमने उतना ही रिएक्शन दिया कि अब इनके मुंह पे एक तरीके से ताला लगा हुआ है, और ये एक्ट ऑफ वॉर और वो तमाम चीज़ें, अंग्रेजी की 4 शब्द इनको आते हैं पाकिस्तानियों को, ये बहुत उसको रिपीट करते हैं, और वो कि भाई ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, एक्ट ऑफ वॉर, ये तमाम चीजें आप देखिए रटी रटाई हैं, इनके मीडिया चैनल पे चलेंगी, ISPR में चलेंगी। देखिए ये जागन्स हैं, और ये जो बिल्कुल। हाँ, और इसका मैं आपको बताऊं, देखिए आज के अगर ये कोई गलत काम कृत्य होता, अगर हमने एक भी पटाखा उनके किसी कैंट पे या उनके किसी सिविल एरिया में चला दिया होता, तो आपके पास जो आज की तारीख में जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है, जो इंटरनेशनल ओपिनियन आपकी तरफ है, वो नहीं होती। आज चाइना ने भी खुल करके पाकिस्तान का साथ नहीं दिया है। आप चाइना का स्टेटमेंट देखिए, वेरी मेजर्ड स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि वी डोंट अप्रूव दिस एक्शन बाय इंडिया, बट वी आर अगेंस्ट एनी टेररिस्ट एक्टिविटी। तो उन्होंने भी चाइना पाकिस्तान का खुल के साथ नहीं दिया। आज की तारीख में कोई भी पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं है, क्योंकि हमारी जो स्ट्राइक थी वो प्रधानमंत्री के विजन और कहने के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी अड्डों पर हुई, और वो आतंकवादी अड्डों की जानकारी स्ट्राइक से पहले हमने यूनाइटेड नेशंस के तमाम परमानेंट मेंबर्स को और कुछ UAE और सऊदी अरेबिया और इन लोगों को हमने बता दिया था। आज विश्व की ओपिनियन आपके साथ है। देखिए मैं आपको एक बताता हूँ, फंडामेंटल चेंज जो वेस्ट एशिया में हो रहा है, वो फंडामेंटल चेंज ये है वेस्ट एशिया में कि उनको ये बात समझ में आ गई है वेस्ट एशिया की अधिकतर देशों को, कि टेररिज्म और तेल, only these two things are not going to take them anywhere। तो वो ये समझ गए हैं कि उनको अगर आगे बढ़ना है तो उनको पूरे विश्व के साथ मिलना पड़ेगा, साथ में आना पड़ेगा, और इस वजह से वहां से जो पैसा पाकिस्तान के पास टेररिज्म के लिए आता था और इस्लाम की वजह से आता था, वो पैसा अब आना बंद हो गया है। मैंने अपने सब में एक
दुबई में एक इंटरनेशनल ट्रेड फेयर था, उसमें मैंने वो दुबई वो देश है जिन्होंने आज तक इजराइल की एग्जिस्टेंस को नहीं माना, वहां पर मैं खुद एक इजराइल का पेवेलियन वहां पर था, उसको देख करके आया हूं। तो ये जो है वो बहुत बड़ा देखिए बदलाव है। मैं कहता हूं कि दुबई, सऊदी अरेबिया, ये लोग जो हैं ये सोचते हैं व्यापार के दृष्टिकोण से, ये सोचते हैं बिल्कुल, कि भाई, वही मैं कह रहा हूं। हाँ, ये समझते हैं कि भाई उन्नति क्या है। और ये जो गधे हैं जो पाकिस्तान में बैठे हैं, ये सोचते हैं कि भाई इनको जो इनके मौलाना ने बोल दिया, मसूद अजहर ने बोल दिया, ये कहते हैं ये सच्चाई है। ये खुद मौलाना मसूद अजहर वो वहां पर एकदम मजे में रहेंगे, ये आतंकी मजे में रहेंगे, इनको आज फंसाएंगे। की तारीख में दुनिया में कुल 3-4 देश ऐसे रह गए हैं। हाँ। एक मलेशिया है, हाँ। एक शायद सूडान, एक सीरिया, एक तुर्की और एक पाकिस्तान। पाकिस्तान। बाकी तमाम लोग आगे प्रगति कर रहे हैं। आप देखिए जो वन ऑफ द फर्स्ट जो एक रिएक्शन आया था वो इंडोनेशिया, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम नेशन है, उसका रिएक्शन आया था कि ये किसी हमारा इस्लाम कभी इस प्रकार की हरकत करने के लिए नहीं आपको दिखाता है। एक और बात बताऊंगा कि ये इसको पोएटिक जस्टिस बोलेंगे हम, कि जब उन्होंने कहा हमारे उन आतंकवादियों ने कि भाई मर्दों को उन्होंने मार दिया और बेटियों से कहा कि तुम जाके मोदी को बोलो, तो शायद वही खुदा ने मौलाना मसूद अजहर के साथ किया है कि उसका पूरा परिवार मरवा दिया, उसको जिंदा छोड़ दिया। अब वो जीवन भर इसको हॉन्ट करेगा कि मेरी वजह से मेरा खानदान चला गया और मैं मर जिंदा। बिल्कुल, अब जाके आसिम मुनीर को बोलो मौलाना मसूद अजहर, अब जाके बोलो और रो वहां पर जाके। लेकिन संजीव जी, हमें यह समझना होगा कि हमारे जो डिफेंस, चाहे इन्वेस्टमेंट की बात कर ली जाए और हमारे जितने भी हमारे पास एक जंग की स्थिति में लड़ने का जो साजो सामान है, हमें क्या पाकिस्तान के लिए तैयार रहना चाहिए या फिर हमें चाइना के कंपैरिजन में हमें सोचना चाहिए, हमें अमेरिका के कंपैरिजन में सोचना चाहिए, रशिया के कंपैरिजन में सोचना चाहिए? ये वो सही मौका है, वो सही स्थिति है कि हम अपने वेपन्स को अपग्रेड करें, उस लेवल तक करें कि भाई हम एक ऐसी सुपर पावर की शक्ति की श्रेणी में आ जाएं। हम हैं काफ़ी आगे, लेकिन अब ये अल्टीमेट टाइम है कि भाई अब कोई सोच भी ना पाए कि भाई हम अगर पीओके लेना चाहेंगे तो हम ले लेंगे, कोई कुछ ना कर पाए। उस कैटेगरी में आने के लिए कुछ 4 कदम अगर और चलने हैं, कितना उसमें ज्यादा खर्चा है या फिर एक ऑल आउट वॉर में ज्यादा खर्चा है? उसमें उलझने से अच्छा क्या ज्यादा आप सलाह अगर दें, सरकार को दे पाए, एक दर्शक को समझा पाए तो? देखिए शिवम जी, मैं ये स्पष्ट रूप से देखता हूं कि आज का जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के विजनरी नेतृत्व का है, वो ऐसी सोच पे ऑलरेडी चल रहा है। और आज के समय में आप देखिए तो भारत की सरकार की जो नीतियां हैं, सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस प्रोडक्शन, मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड, जैसे जो विजनरी स्टेप्स हैं, उसकी वजह से हमारे जो डिफेंस प्रोडक्शन में भी लगातार ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। हम इंडिजिनाइजेशन पर भी बल दे रहे हैं। स्वदेशी तकनीक से हमने एयरक्राफ्ट कैरियर्स तक बनाए हैं, अनेकों डिफेंस इक्विपमेंट सब निर्मित कर रहे हैं। और जहां कहीं आवश्यकता है, जहां पर हम तात्कालिक एक्विजिशन की आवश्यकता है, प्रोक्योरमेंट की आवश्यकता है, वहां पर अपने मित्र राष्ट्रों से हम बड़े वेपन सिस्टम्स भी लेते हैं, जैसे कि राफेल हो या MQ-9 रीपर ड्रोन अभी हम लेने जा रहे हैं। और अमेरिका से चाहे वो चिनूक हो, अपाचे हो, अन्य जो मैरीटाइम पेट्रोल P-8I जैसे विमान हो, C-17 ग्लोब मास्टर हो, तो जाहिर है कि इस तरीके के जो इक्विपमेंट्स हैं, जो हमें हमारी तत्कालिक रणनीति की आवश्यकता है, जो नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस इंपेरेटिव्स हैं, उसके आधार पर हम उसे आयात भी करते हैं। लेकिन हमारा जो लक्ष्य है वो आत्मनिर्भरता को हासिल करने का है। हमारा लक्ष्य भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का है। हमारा लक्ष्य भारत, और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी इस बात को समय समय पर कहते रहे हैं कि जो आत्मनिर्भरता है वो महामंत्र है। और रशिया यूक्रेन युद्ध से मैं शिवम जी यहाँ पर थोड़ा सा मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि जो वर्तमान विश्व में जो स्ट्रेटेजिक जो चैलेंजेज आप देख रहे हैं, रशिया यूक्रेन युद्ध से अगर कोई हम लेसन एक ड्रा कर सकते हैं तो ये ड्रा कर सकते हैं कि हमें अपने जो युद्ध हैं, हमें जो अपने चैलेंजेस हैं वो स्वयं से ही डील करने होंगे। राष्ट्रों को अपने जो चैलेंजेज हैं, अपने सोल्यूशंस हैं, खुद ही निकालने होंगे। दूसरों पर निर्भर रह करके हम अपने आप सिक्योरिटी को, अपने डिफेंस को बहुत लंबे समय तक इंश्योर नहीं कर सकते। और भारत तो वैसे एक महाशक्ति के रूप में स्वयं एक बहुत बड़ा। संजीव जी, एक रशिया का भी आप बताइएगा। रशिया जो है वो अपने वेपन्स को मैन्युफैक्चर करने और उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने, मैंने सुना था, आप ज्यादा बेहतर समझते होंगे, अपने जो इन हाउस प्रोडक्शन है यानी मेक इन रशिया जो वो कर सकता है वो काफी बड़े लेवल पर है और उनके पास वो कैपेसिटी है कि वो उसको कई गुना बढ़ा सकता है। अब भारत को उस श्रेणी में आना पड़ेगा। मैं देखिए पाकिस्तान को ज्यादा समय इसलिए भी नहीं देता, मुझे पता है पाकिस्तान की उतनी हैसियत, उतनी औकात नहीं है। हमने इनका जो बैंड बजाया वो तो बजाया, उसकी विश्लेषण तो हम करते रहेंगे, लेकिन हमें अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज
और अपनी इकोनॉमी को, क्योंकि आगे हम बढ़ रहे हैं तो उस लेवल पर उसको भी बढ़ाना चाहिए। माथुर साहब आप पर आऊंगा, एक छोटा सा कमेंट। हाँ हाँ हाँ, जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जैसा कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि कई राष्ट्र, भले से वो कहें ना कहें, जो राष्ट्रों के वेस्टर्न कंट्रीज के जो डीप स्टेट हैं, वो भारत के प्रगति और उत्थान से बहुत खुश नहीं रहते, और वो अनेक तरीके की साजिशें भी रचते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि डीप स्टेट किस तरीके के इंटरवेंशंस करता है और किस तरीके से रोड ब्लॉक्स पैदा करता है, चैलेंजेस पैदा करता है। तो हमारा जो लक्ष्य है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि हम विकसित भारत की तरफ बढ़ेंगे, और इस विकसित भारत को बनाने की प्रक्रिया में अगर कोई चैलेंज पैदा करने की कोशिश करेगा, कोई आतंकी इस मार्ग में आकर के हमें रोड ब्लॉक्स पैदा करने की कोशिश करेगा, तो उसके प्रति हम जीरो टॉलरेंस रखेंगे और उसको हम सफल नहीं होने देंगे। उसके मंसूबों को इतना नाकाम कर देंगे कि वो भारत के सामने आने से पहले कई बार सोचे और आने का जो डेयर ना कर सके। ये जो कार्रवाई हमने की है वो जाहिर है कि एक महाशक्ति के द्वारा की गई कार्रवाई है। भारत की कार्रवाई उसी तरह की है जैसे कि अमेरिका जैसी महाशक्ति, इजराइल जैसी महाशक्ति कार्रवाई करता है। और इन राष्ट्रों का अपना विजन बहुत क्लियर है। इजराइल का विजन बहुत क्लियर है कि इजराइल को एक सशक्त और मजबूत राष्ट्र के रूप में मिडिल ईस्ट रीजन में रहना है और लगातार उत्थान और विकास करना है। अमेरिका को अपनी एक जो ग्लोबल सुपर पावर स्टेटस है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जैसा डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, उसको बना के रखना है। उसी तरीके से हमें, हमारा जो विजन है वो विकसित भारत की तरफ होना चाहिए। लेकिन उसके मार्ग में आने वाली ये जो बाधाएं हैं, आतंकवाद जैसी चुनौतियां हैं, यदि हमारा ये पीछा करने की कोशिश करेंगी तो उनका हश्र वही होगा जो हमने आज 9 स्ट्राइक्स करके किया है। और जाहिर है कि उनको मैसेज चला गया है कि भारत को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। भारत विकसित भारत बन करके रहेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये विजन कामयाब होगा और इसमें हम सभी भारतीय अपनी भूमिका निभाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। वो दिन अवश्य आएगा शिवम जी। और आज हम आपके चैनल पर बैठ के कह रहे हैं, और आज से कुछ वर्षों के बाद एक संभव है इसमें दशक 2 दशक लग जाएं, लेकिन ये जो विकसित भारत का जो विजन है वो साकार हो करके रहेगा, ये मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं। और जल्दी मैं तो कहता हूं पीओके भी वापस आए और हम ये एक एपिसोड जरूर प्रक्रिया में पीओके भी वापस आए। हाँ, उस प्रक्रिया में वो जो प्रक्रिया में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में पीओके भी वापस आएगा, ऐसा भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम मैनेज कर सकते हैं। ये जो अपने मजहब के नाम पर दूसरों को एक करने का प्रयास करते हैं, ना तो इनको अफगानिस्तान अपना मानता है, ना बलोचिस्तान इनको अपना मानता है, खैबर पख्तूनख्वा वाले ना इनको अपना मानते हैं, कोई ये मुसलमान होके भी मुसलमान इनको पसंद नहीं करते। ये बहुत बड़ा इनके मुंह पर एक तमाचा, पाकिस्तानियों के मुंह पर, ये महत्वपूर्ण है। अनुज माथुर साहब, मेजर साहब, जनरल साहब, आपने जिस तरीके से कुछ इस पर एड ऑन करना हो कि भाई अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी और रिस्पॉन्स कि भाई हमें किस मॉडल को ज़्यादा फॉलो करना चाहिए, क्या इजराइल के मॉडल को, क्या अमेरिका के मॉडल को, क्या रशिया के मॉडल को? अब चीन भी एक हमारे लिए सरदर्द है, माने ना माने, लेकिन या फिर चीन के मॉडल को किस रूप में जाना? हमें एक्सपेंशनिस्ट अपनी विचारधारा रखनी चाहिए, क्या रखना चाहिए? शिवम, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमें अगर प्रगति करनी है तो हमें अपना एक खुद का मॉडल इवॉल्व करना पड़ेगा। हम रशिया का मॉडल फॉलो नहीं कर सकते, अमेरिका का नहीं कर सकते। उनकी जियोपॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स और सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस अलग हैं। अमेरिका की जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस अलग हैं और चाइना का सब कुछ अलग है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है, और जो एक्चुअली क्या होता है कि जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर होती है किसी भी नेशन की, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा सिक्योरिटी स्ट्रेटजी होती है। और जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी होती है उससे आपका बाकी जो चीजें हैं वो बाहर निकल करके आती हैं। और उसके बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स जो हैं वो हमारे पड़ोसियों से संबंध, हमारे रीजन में संबंध, हमारे ग्लोबल रिलेशनशिप्स, तो ये तमाम चीजें एक कहीं ना कहीं एक अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड अभी होनी शुरू हुई हैं। इसके बारे में हमने अभी सोचना शुरू किया है। हमें ये तक नहीं मालूम था कि हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स क्या हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड की क्या वैल्यू है, उसको हमने 70 साल 80 साल तक पूरी तरह से नेग्लेक्ट किया। वहां पर एक नए पैसे की सड़क नहीं बना करके दी हमने। तो और चीजें उसके अलावा हमें ये देखना पड़ेगा कि हम, जैसे मैं आपको बताता हूं कि अगर हम चाहते हैं एक रीजनल, एक्स्ट्रा रीजनल पावर बने, इसी वजह से हमारी जो नेवी है उसके पास 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। क्योंकि अगर आपको अपने रीजन से बाहर जाके प्रोजेक्शन करना है तो यू विल रिक्वायर एयरक्राफ्ट कैरियर। इसीलिए आज की तारीख में पूरे यूरोप में कोई भी देश ऐसा नहीं है, ब्रिटेन और फ्रांस को शामिल करते हुए, जिसके पास एक से ज्यादा आधे बेस तो है ही नहीं किसी के पास, और एक ब्रिटेन और फ्रांस के पास एक मेरे ख्याल से एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो ये जो इक्विपमेंट प्रोफाइल निकल के आता है आपका सिक्योरिटी फोर्सेस का, वो उस थ्रेट परसेप्शन
और उस थ्रेट परसेप्शन से जो आपका जो स्ट्रेटेजी निकल करके आ रही है, उससे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपना इक्विपमेंट प्रोफाइल किस प्रकार का करेंगे, हमारा इकोनॉमिक प्रोफाइल किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से हम इकोनॉमिक फील्ड में डेवलप करेंगे, किस प्रकार से हम इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप करेंगे। तो ये तमाम चीजें एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल स्ट्रेटजीज के साथ ये निकल रहा है। और अब मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि पिछले कुछ 10-12 सालों में इस प्रकार की बातों पर बहुत गहन सोचा जा रहा है। विचार हाँ, किया हाँ, गया है, हाँ, और उसका हमको परिणाम नजर आ रहा है। हाँ, ये हाँ। जो विजन है कि आप 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इसके बारे में कभी बात नहीं करी हमने। हम लोग एक दूसरे अगले साल से ज्यादा सोचने की हमारी काबिलियत नहीं थी। जो फंडामेंटल डिफरेंस चाइना और भारत में है वो यही है कि चाइना हैज इट्स एक्ट टुगेदर। उनको पता है कि वो 2050 में क्या चाहते हैं, 2080 में क्या चाहते हैं, और 2100 में क्या चाहते हैं, और 2200 में क्या चाहते हैं। उनके पास पूरा लॉन्ग टर्म प्लान एग्जिस्टिंग है, और फिर उस प्लान को वो रूथलेसली इंप्लीमेंट करते हैं। उनका एक बड़ा भारी फायदा है कि जो उनका सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है वो उनको रूथलेसली प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने में सहायता देता है। जबकि एक हमारे भारतवर्ष की जैसी डेमोक्रेसी अगर है तो वहां पर इस प्रकार की चीजों को रूथलेसली आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। और कई कई दफा ऐसी बात होती है कि आपको जो अच्छी चीज होते हुए भी, एग्जाम्पल मैं देता हूं, मेरा पर्सनल व्यू है कि जो कृषि नियम थे वो कृषकों के लिए बहुत फायदेमंद थे। मैंने पंजाब में लोगों से, कृषकों से बात करी, लेकिन वो किसी वजह से वो उनको सॉल्व करना पड़ा। तो इस प्रकार की चीजें भी बहुत सारी हैं। हमें अपनी फॉल्ट लाइंस को आइडेंटिफाई सभी को, करना। मुझे लगता है माथुर साहब, सभी को मना कर चलना, सभी को साथ में लेकर चलना, और वहां पर हर कोई आपके बारे में अच्छा भी नहीं सोच रहा है, ये भी हमें समझना चाहिए कि अगर हम जब ऑपोजिशन की बात करते हैं, विरोध करने के नाम पर विरोध करना, नींबू मिर्ची लगा के प्लेन उड़ाना, तो आप वहीं से उनकी गंभीरता को, मैं उसकी बात वजह यही बता रहा हूं कि हाँ, हमारे जो लीडरशिप है, मैं एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं शिवम, मेरा ये पर्सनल टेक है कि हमारे पास कुछ लोगों को छोड़ के एक बहुत बड़ा लीडरशिप डेफिसिट है। ठीक है। आप जो पार्टीज बाहर हैं सत्ता से, उनमें कोई ऐसा विजनरी लीडर कम से कम मुझे नहीं दिखाई देता। जो लीडरशिप डेफिसिट होने की वजह से क्या होता है कि वो अपना जो छोटे शॉर्ट टर्म जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करने के लिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उससे राष्ट्र की प्रगति पे, राष्ट्र की सुरक्षा पे क्या असर पड़ रहा है। तो ये मेरा मानना है कि अभी हमें जरूरत है 2-4 हाई क्वालिटी जो लीडर्स उभर करके आए। और लीडरशिप पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, चाहे मिलिट्री हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में, हर जगह। एक मिनट के लिए आपको रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर दर्शकों आपको बता दूं कि भाई युद्ध का माहौल जो है किस तरीके से कहां तक पहुंचा है। पाकिस्तान लगातार सीज फायर कर रहा है, सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। ये सीज फायर का उल्लंघन कैसे? JNK के पुंछ में कल से लगातार जारी है फायरिंग। पाकिस्तान बना रहा है रिहायशी इलाकों को निशाना। पाक की ओर से गोलीबारी में 15 की मौत, 43 घायल हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीज फायर का उल्लंघन है पाकिस्तान का लगातार। ये तस्वीरों के माध्यम से देखिए, ये जो हमला कर रहे हैं, सिविलियंस पर हमला कर रहे हैं, आम लोगों को यहां पर निशाना बना रहे हैं, और ये इनकी कायराना सोच का एक देखिए नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन वापस अपने मुद्दे पर भी आते हैं और अपने प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए, संजीव जी, हमारे हाई वैल्यू टारगेट्स वहां पर थे और ये सोच रहे थे कुछ नहीं किया जाएगा। गीदड़ भपकियां लगातार दी जा रही हैं, पानी हमने इनका रोक लिया है, अब आगे का एक्शन भी लगातार यहां पर जारी होगा। पाकिस्तान खुद भी तो टूटने की कगार पर है। अब अगर वो वहां से कोई अटैक करता है, देखिए हमें इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ वहां से करेगा, और शायद उसने कुछ ना कुछ शुरुआत की है उनके, जैसे कि F-16, JF-17 जो हमने कहा है, और थोड़ा सा और डिटेल आएंगी वो भी साझा करेंगे। लेकिन पाकिस्तान कुछ तो करने का प्रयास करेगा, चाहे या तो फिर वो बॉर्डर पर शेलिंग ही करता रहेगा इसी तरीके से। तो उससे निपटने के लिए क्या किया जाए, उसको समझने के लिए, उसको भापने के लिए, या फिर ये वो समझता है कि मैं ज्यादा नहीं कर सकता? आपका क्या एनालिसिस कहता है संजीव जी? देखिए, मेरे असेसमेंट के मुताबिक पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो अपने फेस सेविंग के लिए कुछ ना कुछ रिटेलिएशन अवश्य करेंगी, जैसा कि आपने बताया अभी कि वो कर रहे हैं। ऑलरेडी उन्होंने सिविलियंस को और बॉर्डर एरियाज पर जो सीज फायर वायलेशंस लगातार किया है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति बेहद दयनीय है। पाकिस्तान यदि किसी एस्केलेटरी लेडर पे जाता है, इस पूरी सिचुएशन को एस्केलेट करता है, और ऐसे में जाहिर है कि भारत का जो रिस्पांस है वो अभी तक जो रहा है, फिर वो जिसको हम कहते हैं
कि ये सिर्फ ट्रेलर होगा और पिक्चर फिर बहुत बड़ी हो जाएगी और बहुत ही ज्यादा हैवी कॉस्ट भारत इम्पोज करेगा। और ऐसे अगर ऐसी कोई स्थिति होती है, कोई लिमिटेड वॉर भी अगर छिड़ती है, तो ऐसे में पाकिस्तान ये विखंडन का कारण बनेगी और पाकिस्तान आंतरिक रूप से बेहद दयनीय स्थिति से गुजर रहा है। और ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि पाकिस्तान के जो लीडरशिप हैं उनके लिए बुद्धिमत्तापूर्ण यही होगा कि वो किसी तरीके के एस्केलेशन की तरफ ना बढ़े। रिटेलिएशन एक बात है और इसका एस्केलेशन करना एक अन्य बात है। भारत इसको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहा है सारी सिचुएशन को, और हमारी सारी जो पूरी लीडरशिप है, पूरा सुरक्षा तंत्र इसको सारी गतिविधियों को रिस्पॉन्ड भी कर रहा है अप्रोप्रिएट तरीके से। लेकिन अब ये आगे के जो सिनारियोज हैं ये पाकिस्तान के ऊपर निर्भर करेंगे कि पाकिस्तान इसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। और जैसे कि आपने पूछा कि पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति देखिए तो बेहद दयनीय है। बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध हो, और जाहिर है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग वो अपने मूल राष्ट्र भारत में आना चाहते हैं, वो भारतीय लोग ही हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान कई भागों में विभाजित होने की कगार पे जाता दिखाई देता है। और यही मुझे लगता है कि सही मौका है, ये सही मुहूर्त है जिसका अब हमें और इंतजार ना करके थोड़े से बम और गिरा दिए जाएं और ये पूरा मामला यहीं रफा दफा कर दिया जाए। मुझे तो लगता है, बाकी मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू आप दोनों ज्यादा बेहतर समझते हैं।